अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी एंड मैनकाइंड। बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ना है कि किस तरीके से बायोलॉजी जो है वो हम इंसानों की मदद में आ रही है। ठीक है, इसके लिए हमारी बुक में 3 वेज बताए गए हैं: इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, इन कम्बैटिंग डिजीज़ एंड इन प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग एनवायरनमेंट। यानी कि बायोलॉजी जो है वो हमारी मदद कर रही है इन 3 तरीक़ों से। नंबर 1 ये है कि वो हमारे लिए फ़ूड की प्रोडक्शन को बढ़ा रही है। नंबर 2 ये है कि वो डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए अपनी ज़रूरियात दे रही है। और तीसरी जो है वो ये है कि वो हमारे माहौल को, हमारी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रही है और उसे कंज़र्व कर रही है। Food production has been tremendously increased by improving existing varieties and developing new high yield and disease resistant varieties of plant and animals used as food। बेटा बायोलॉजी की वजह से ना फ्रूट प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। यानी कि हमारे पास पहले जो ग़िज़ा का एक प्रोडक्शन थी वो कम थी, अब हमारे पास अच्छी खासी उसकी यील्ड इकट्ठी हो चुकी है। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि हम लोगों ने जो हमारे पास पहले से एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ थी ना उनको हमने इम्प्रूव किया है। यानी हमारे पास पहले से जो रिसोर्सेज थी उनको हमने इम्प्रूव किया है। और जो नई रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास हैं हाई यील्ड, यानी कि ज़्यादा मिकदार में है। और इसके अलावा वो डिज़ीज़ रेजिस्टेंस वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स हैं, यानी कि वो ऐसी वेराइटीज़ हैं प्लांट्स या एनिमल्स की जिनके ऊपर डिज़ीज़ जो है ना उसका कोई ख़ास असर नहीं होता। और दूसरा ये है कि उनकी तादाद भी बढ़ चुकी है और वो हम फिर उसको फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो फूड है उसकी प्रोडक्शन बढ़ चुकी है अब बायोलॉजी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्लांट एंड एनिमल ब्रीडर्स हैव डेवलप्ड थ्रू सिलेक्टिव ब्रीडिंग न्यू एंड बेटर वेराइटीज़ ऑफ वीट, कॉर्न, राइस एट्सेट्रा। ठीक है, पहले बेटा बात करते हैं कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग वो होती है जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई सिलेक्टिव ट्रेट्स, यानी कि कोई सिलेक्टिव चीज़ें जो हैं वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके ज़रिए से बायोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम बेटर वेराइटीज़ प्रोड्यूस करते हैं। ये वीट, राइस, कॉर्न, इवन चिकन वगैरह की भी, यानी कि जानदारों की भी हम बेटर वेराइटीज़ प्रोड्यूस करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास ब्रॉयलर्स। ब्रॉयलर में ये जो मुर्गियां हैं उनका आपने सुना ही होगा। जो बाज़ार से वाइट कलर की मुर्गी मिलती है वो बेसिकली ब्रॉयलर मुर्गी होती है। एक देसी मुर्गी होती है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक ख़ास अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होता है हमें, और वो अच्छा खासा टाइम होता है। तो अगर तो हम लोग मतलब ब्रॉयलर मुर्गी ना होती, बायोलॉजी के ज़रिए से हमने उसको ना बनवाया होता, तो अगर हम सिर्फ देसी मुर्गी पर डिपेंड करते तो वो बनने में और उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट इस सारे में इतना ज़्यादा टाइम पीरियड लग जाता है कि गोश्त खाना और गोश्त की ख़रीदो फ़रोख्त ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। लेकिन बायोलॉजी ने हमारी ये मसला आसान कर दिया और ब्रॉयलर मुर्गी को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से हमें क्विक और चीप, जल्दी मिल जाने वाला और सस्ता वाइट मीट हमें मुयस्सर है। तो ये बायोलॉजी की एक बहुत बड़ी हमारे लिए जदोजहद थी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए मेकअप होता है ना उसको ऑल्टर कर देते हैं। बेटा ऑल्टर का मतलब होता है चेंज कर देना। ठीक है, तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ख़ास डीएनए पैटर्न है उसको हम लोगों ने चेंज कर दिया है तो वो बेसिकली होगी जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग एम्स टू मॉडिफाई द जीन्स टू इन्हेंस द कैपेबिलिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म बियॉन्ड वट इज़ नॉर्मल। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना उसका मेन मकसद ये है कि वो ऐसी जीन्स जो हैं वो डीएनए के अंदर डाल देते हैं, ऐसी जीन्स उनके अंदर चेंज करवा देते हैं जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिजम्स में वो वाली कैपेबिलिटीज़ भी आ जाती हैं जो वैसे उसके लिए नॉर्मल नहीं होती। लेकिन अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद हमने उस चीज़ को उसके लिए मतलब वो उसको कर सकता है अब। ठीक है, genes for disease resistance and other desirable characters are introduced into plant using the techniques of genetic engineering। यानी कि हम किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी प्लांट के अंदर हम लोग ऐसी जीन्स इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जो नंबर 1 तो डिजीज़ रेजिस्टेंस होती हैं, यानी कि उनके ऊपर किसी डिज़ीज़ का कोई असर नहीं होता। और दूसरी हम उनके अंदर कुछ डिज़ायरेबल करेक्टर्स ले आते हैं। ठीक है, जैसे कुछ प्लांट्स के अंदर हमें कोई ख़ास किस्म के करेक्टर्स चाहिए तो उनको हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से, और इससे हमें मज़ीद फूड को हासिल करने में फ़ायदा होता है। फिर बेटा बात आ जाती है ट्रांसजेनिक प्लांट्स की। ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो होते हैं ना ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से ग्रो करवाए हुए प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू देम। फॉरेन डीएनए का मतलब होता है कि बाहर से आया हुआ डीएनए।
यानी कि अगर किसी प्लांट का एक तो डीएनए उसका अपना होगा, ठीक है, हर लिविंग थिंग का एक डीएनए होता है, तो प्लांट का अपना एक डीएनए होगा। लेकिन अगर हम उसके अलावा एक बाहर से डीएनए उसके अंदर इंसर्ट करवा दें, इनकॉर्पोरेट करा दें, यानी कि उसके अंदर दाखिल करवा दें, तो वो प्लांट हो जाएगा ट्रांसजेनिक प्लांट, क्योंकि फिर वो अपना ओरिजिनल जो उसका डीएनए था ना, उसकी वजह से जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, अब वो प्लांट वो नहीं रहा। अब उसके अंदर हम लोगों ने जो बाहर से जीन ऐड करवाई है, बाहर से डीएनए ऐड करवाया है, उसकी वजह से उस प्लांट का जो जेनेटिक मेकअप है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। दिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट्स को हासिल कर सकते हैं। दे आर प्रोपगेटेड इंक्रीज बाय क्लोनिंग। अच्छा, अब ट्रांसजेनिक प्लांट एक दफ़ा तो हम लोगों ने बना लिए, यानी कि हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की और हम लोगों ने उसके ज़रिए से प्लांट जो था उसके अंदर एक फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेट कराया और हम लोगों ने एक ट्रांसजेनिक प्लांट बना लिया, जिसके अंदर हमें जो डिज़ायर्ड चीज़ चाहिए थी वो उसके अंदर हमें मिल गई है। तो अब हमारे पास एक ट्रांसजेनिक प्लांट बन गया। अब अगर हम चाहते हैं कि हमें मज़ीद से मज़ीद फूड चाहिए, हमें मज़ीद से मज़ीद उसी तरह के मज़ीद प्लांट्स चाहिए, तो अब हम दोबारा से हर दफ़ा नए सिरे से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस उसके ऊपर नहीं लगाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, एक उससे सिंपलर प्रोसेस है क्लोनिंग का, हम वो यूज़ कर लेंगे। तो क्लोनिंग क्या होती है ये अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। क्लोनिंग, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड क्लोनिंग। बेसिकली बेटा क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए किसी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ बना लेते हैं। अच्छा, क्लोनिंग के प्रोसेस के अंदर ना हम लोग जो क्लोन्स बनाते हैं, यानी कि जो हमारे पास आगे से बनता है एक ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग की वजह से, वो बेसिकली अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से 100% सेम होता है, ठीक है। इट इज़ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से करवा सकते हैं। उसके बाद एक और डेफिनेशन इस टॉपिक के अंदर आ जाती है, टिश्यू कल्चर। अच्छा बेटा, एक बात यहाँ पे मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूँ कि जो ये वाला टॉपिक है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जिस तरह की, जैसे मैंने यहाँ पे टर्म्स जो हाईलाइट इस तरह की होंगी, जैसे टिश्यू कल्चर है, क्लोनिंग है, इससे पीछे जेनेटिक इंजीनियरिंग की थी, तो ये सारे जो है ना बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, उसी तरीके से जितना यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है यही उसके अंदर इंपॉर्टेंट होगा, आप इसको उठा के वहाँ पे लिख दीजिएगा, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। उसी तरह अब ये एक टिश्यू कल्चर का शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमने क्या लिखना होगा। टिश्यू कल्चर इज़ अ टेक्निक इन विच फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लांट्स आर कल्चर्ड एंड ग्रोन इन अ लेबॉर्ट्री। बेसिकली टिश्यू कल्चर जो है ना, वो एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम प्लांट का कोई फ्रेगमेंट लेते हैं और उसको हम फिर कल्चर करवाते हैं। किस तरह कल्चर करवाते हैं ये मैं आपको फ़ोटो से समझाती हूँ। ये है बेटा प्रोसेस प्लांट टिश्यू कल्चर का। इसके अंदर देखें, ये हमारे पास एक प्लांट है, इसका हम लोगों ने ये एक फ्रेगमेंट तोड़ लिया है, ठीक है, इसको हमने यहाँ से कट कर लिया। फिर हम लोगों ने इसको एक मीडियम के ऊपर प्लेस किया है, ठीक है, अगार ग्रोथ मीडियम, उसके ऊपर हम लोगों ने इसको प्लेस किया है इस फ्रेगमेंट को, और उसकी फिर ग्रोथ हुई है। ग्रोथ होने से आपको ये छोटे 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 प्लांटलेट्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इनको जाके सॉइल के अंदर लगा दिया। तो हमारे पास रिज़ल्ट में क्या हुआ है कि जिस तरह का प्लांट था जिससे हम लोगों ने ये टिश्यू जो था उसको काटा था, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह का प्लांट हमारे पास बहुत सारे और लग गए हैं। तो ये प्रोसेस जो है ना, इसको कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। Plant pathogenic fungi and insect pest of crops which weaken the plants and reduce seed had traditionally been controlled by using chemical fungicides and insecticides. अब जो है ना, ये इस टॉपिक के अंदर एक नई बात शुरू हो गई है। यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली पढ़ना है कि हम जो ये इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इनको यूज़ करते थे, अब इसको ख़त्म किया गया है, तो इसके बदले में बायोलॉजी ने कौन सी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है ताकि हमारी इंसानियत की मदद हो सके। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम लोगों ने ये पढ़ना है कि जो प्लांट थे ना, उनके ऊपर पैथोजेंस आ जाते थे और कुछ इंसेक्ट्स होते थे, कुछ पेस्ट होते थे। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये प्लांट को डैमेज करती होती हैं। यानी कि बेसिकली आपने ये टर्म सुनी होगी कि पौधे को कीड़ा लग गया। तो जब पौधे को कीड़ा लग जाता था ना, तो उसको ट्रेडिशनली, यानी कि हमारे जो आम आवाम होती है, वो किस तरीके से कंट्रोल करती थी जब उनके पौधों को कीड़ा लग जाता था, तो वो केमिकल यूज़ करती थी, जो फंजीसाइड्स होते हैं या इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इस तरह के केमिकल्स को वो इस्तेमाल करते थे ताकि उनके जो प्लांट्स हैं उसके ऊपर लगे हुए कीड़े मर जाएँ। लेकिन इसके बाद इससे नुकसान हमारे पास क्या होता था कि क्योंकि हमने बहरहाल यूज़ तो केमिकल किया है, तो केमिकल्स के अंदर ना बेटा टॉक्सिक मटेरियल होता है। वो जो टॉक्सिक मटेरियल होता है वो ना सिर्फ इंसानों के लिए ख़तरनाक होता है बल्कि हमारी इन्वायरमेंट के लिए भी ख़तरनाक होता है। इंसान के लिए कैसे हो सकता है? अगर फ़र्ज़ करें आपके पौधे को कीड़ा लग गया है और आप उसके ऊपर ऐसे केमिकल लगा रहे हैं, तो वो आप भी तो इनहेल कर रहे हैं ना, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है।
और इसी तरह वो हमारी इन्वायरमेंट के अंदर हमारी फ़िज़ा में वो घुल जाता है, तो उस तरीके से वो हमारी फ़िज़ा में भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक जो है इन्वायरमेंट हमारी हो जाती है। तो उसके बाद क्या है कि हमारे पास ये भी चांसेस होते हैं कि जो हमारा इंसेक्ट है वही इससे रेजिस्टेंट हो जाए। अगर हमारा इंसेक्ट ही उससे रेजिस्टेंट हो गया तो हमें केमिकल यूज़ करने का तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। देखिए फ़र्ज़ करें हमारे पौधे को कीड़ा लग गया, हमने उसके ऊपर ये केमिकल लगाया है, लेकिन केमिकल लगाने के बावजूद भी जो कीड़ा है वो उससे रेजिस्टेंट हो चुका है, वो नहीं मरा, उसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं हुआ उन केमिकल्स का, तो हमें ये करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और हमारा पौधा भी फिर भी ख़राब ही रहा है। तो ये जो है ना बेटा, ये कोई इफ़ेक्टिव वे आउट नहीं है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते अब। इसीलिए बायोलॉजी ने एक नया तरीका इंट्रोड्यूस करवाया है और वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल। अच्छा, बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से इस तरह के जो हैज़र्ड्स होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि जब एक एफिड होता है ना, वो एक वॉलनट के ट्री यानी अखरोट के दरख्त के ऊपर एक एफिड जब अटैक करता है, तो अगर हम पुराने तरीक़ों के अकॉर्डिंग करें तो हम उसके ऊपर केमिकल छिड़कने बैठ जाएंगे, लेकिन उस तरीके से मैंने जैसे आपको बताया कि ना एफिड मरेगा, उल्टा हम लोग ही उसको इनहेल करके हमारे पे ही नुकसान होगा और हमारी इन्वायरमेंट भी ख़राब होगी। तो इसीलिए बायोलॉजी ने हमें जो इंट्रोड्यूस करवाया है वो तरीका ये है कि आप एक वेस्प लें और उसको उस एफिड के ऊपर छोड़ दें। अब जब वेस्प होगा ना, वो उस एफिड को पैरासाइटाइज कर लेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसको मार देगा, आपका दरख्त भी बच जाएगा, आपका केमिकल भी नहीं लगेगा, आपको भी कोई नुकसान नहीं होगा। यानी कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बेसिकली यहाँ पे ये बात हो रही है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है ना, ये एक इफेक्टिव वे है जो कि अब हमें बायोलॉजी की वजह से मिल गया है। तो ये एक और सर्विस हो गई इनकी मैनकाइंड के लिए। उसके बाद आ जाता है बेटा हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। तो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक बेसिकली वो टेक्निक होती है जिनके अंदर हम लोग जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको हम सॉइल की बजाय हम उनको पानी के अंदर ग्रो कराते हैं। ऐसा पानी जिसके अंदर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो उस तरह के पानी के अंदर हम प्लांट को ग्रो कराते हैं। अच्छा बेटा, ये वाला जो टेक्निक है ना, इसको हम बेसिकली क्यों करते हैं? ताकि हम टेस्ट कर सकें कि कोई न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट के लिए एसेंशियल है भी या फिर नहीं है। और तीसरी बात ये है कि जो ये वाला तरीका है ना, ये हमारे लिए फ़ीज़िबल नहीं है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को हम लोग यूज़ नहीं करते होते, इसको सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स यूज़ करते होते हैं ताकि वो लोग स्पेस के अंदर अपनी वेजिटेबल्स को ग्रो कर सके, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे उन्हें इस तरह मिट्टी वगैरह नहीं मिलनी। उन्होंने फिर हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के ज़रिए से अपनी वेजिटेबल्स को वहाँ पे ग्रो कर लेते हैं। उसके बाद बेटा आ जाता है इस टॉपिक का लास्ट हेडिंग, ठीक है, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो बन सकता है वो है पेस्चराइजेशन। तो पेस्चराइजेशन बेसिकली आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा कि पेस्चराइजेशन लुईस पैस्चर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसमें हम दूध को प्रिजर्व करते थे। तो अब ज़रा हम उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं बायोलॉजी के लिहाज से। डिफरेंट टेक्निक्स फॉर फूड प्रिजर्वेशन हैव बीन डेवलप्ड फॉर प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम स्पॉयलेज एंड इट्स यूज एंड ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट डैमेजिंग इट्स क्वालिटी। अगर आप दूध की मिसाल लें यहाँ पे, जो हमेशा हमें पेस्चराइजेशन में दी जाती है, तो चलें हम दूध की मिसाल लेते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने उसको प्रिजर्व करने के लिए हमने एक ऐसी टेक्निक बनाई है जिसके ज़रिए से हम उसको स्पॉयलेज मतलब ख़राब होना, ठीक है, दूध को ख़राब होने से हम उसे बचा सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट डैमेजिंग इट्स क्वालिटी, यानी कि हम उसको बड़े बड़े लंबे लंबे डिस्टेंस तक उसको पहुंचा सकते हैं, उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने उसकी पेस्चराइजेशन की हुई है। उसके बाद है वही बात है कि पेस्चराइजेशन को डेवलप किया था लुईस पैस्चर ने। बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हो सकता है, और अगर नहीं भी आया ये एमसीक्यू तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये पेस्चराइजेशन का टॉपिक कभी इंग्लिश में आ जाता है, कभी कहाँ आ जाता है। अभी आप जब सेकेंड ईयर में पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपका इंग्लिश में लुईस पैस्चर के ऊपर एक पूरा चैप्टर होगा, तो इसीलिए आप लोग अभी से याद रख लें कि पेस्चराइजेशन किसने डेवलप की थी। उसके बाद आ जाता है इट इज़ बीइंग वाइडली यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने अभी कहा कि आप दूध की मिसाल लें, तो यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि इसको वाइडली यूज़ किया जाता है ताकि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके। ठीक है जी, आज का लेक्चर बस इतना ही था। अगर आपको लेक्चर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट चैप्टर हमारा तकरीबन ख़त्म होने वाला है, इसके बाद हम पहले चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स की वीडियोस पोस्ट करेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। बाकी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।